जम्मू कश्मीर के त्राल में एक बार फिर से एनकाउंटर शुरू हो गया है। कल रात सुरक्षा बलों ने फायरिंग रोक दी थी। कल दिन में ही सुरक्षा बलों ने करीब 3 आतंकवादियों को घेर लिया था। तब से लेकर दोनों तरफ से रुक रुक कर फायरिंग हो रही है। सूत्रों के हवाले से जो खबर मिल पा रही वो ये है कि जैश के करीब 2 से 3 आतंकी यहां पर छिपे हो सकते हैं। अशरफ वानी हमारे साथ इस वक्त जुड़ गए हैं। अशरफ, जानना चाहेंगे अभी का अपडेट क्या है वहां से? नवजोत, अभी भी वहां पर तलाशी अभियान चल रहा है और रुक रुक के फायरिंग हो रही है, क्योंकि कल शाम को ऑपरेशन को रोका गया था क्योंकि रात थी, और उसके बाद आज सुबह जो ही पहली रोशनी निकली उसके बाद फिर से वहां पर मुठभेड़ शुरू हो गई है। इलाके की घेराबंदी कर दी गई है रात से ही, और फिलहाल जो आसपास इलाके हैं उनको खाली कराया जा रहा है, क्योंकि यहाँ पर जो मुठभेड़ वाली जगह है वहाँ पर अगर कोई रास्ता सुरक्षा बलों के पास नहीं रुका तो मकान को उड़ा दिया जाएगा। फिलहाल उसी के लिए प्रयास चल रहे हैं। जी जी जी, यानी कि मकान को उड़ाने की भी तैयारी हो रही है। सर्च ऑपरेशन लगातार जारी है। रुक रुक कर फायरिंग हो रही थी। 2 से 3 आतंकियों को घेरे जाने की खबर है। अशरफ हमारे सहयोगी जानकारी दे रहे हैं। पुलवामा का त्राल इलाका है जहां पर आतंकियों के साथ मुठभेड़ हो रही है। किस तरह का ये पूरा इलाका है अशरफ, जरा समझाएंगे? दरअसल अगर देखें तो रिहायशी इलाका है नवजोत, और अब किसी तरह की लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन को रोकने के लिए इंटरनेट सेवाएं भी पूरे पुलवामा जिले में बंद कर दी गई हैं, और साथ ही साथ वो पूरा इलाका सील कर दिया गया है जहां पर ये मुठभेड़ चल रही है। दरअसल जितनी भी पिछले 48 घंटे के दौरान, जैसे आपने कहा कि 3 मुठभेड़ें हुई, 3 मुठभेड़ों में अभी तक 5 आतंकी मारे गए हैं, और जबकि ये 3 और फंसे हो सकते हैं। अगर यहाँ पर जो है सुरक्षा बलों की यही प्राथमिकता होगी कि आम लोगों को कोई क्षति न पहुंचे, नुकसान न पहुंचे, और आतंकवादियों का भी सफाया हो। जी, तो आम लोगों को किसी तरह का नुकसान ना हो, लेकिन जिस तरीके के हालात वहां पर बन रहे हैं, हालांकि इंटरनेट सेवाएं बंद कर दी गई हैं रिहायशी इलाका, जैसे कि अशरफ भी हमें बता रहे हैं, तो कोशिश यही रहेगी कि अभी फिलहाल आतंकियों को पकड़ा जाए। लेकिन अभी आगे किस तरह की स्ट्रैटेजी बन रही है सुरक्षा बलों की अशरफ? जाहिर है जिस अंदाज से ऑपरेशन ऑल आउट कश्मीर में चल रहा है नवजोत, और यहाँ पर कोशिश यहाँ यही सुरक्षा बलों की है कि पूरे कश्मीर को जो है आतंकवाद मुक्त किया जाएगा। और उसकी अगर देखें तो जून के महीने के भीतर ही 48 मिलिटेंट मारे गए हैं, जो कई दहाइयों में सबसे ज्यादा आंकड़ा है मारे गए मिलिटेंटों का। शुक्रिया। फिलहाल नजर बनाए रखिए अशरफ, हम लौटेंगे आपके पास। तो अभी अशरफ जानकारी हमें त्राल इलाके में इस वक्त जो सुरक्षा बलों ने आतंकियों को घेरा उसके बारे में जानकारी दे रहे थे। आगे बढ़ेंगे। दिल्ली पुलिस के एक इंस्पेक्टर की कोरोना से मौत हो गई है। स्पेशल सेल के इंस्पेक्टर की कोरोना से मौत हुई है। वो पिछले 14 दिनों से वेंटिलेटर पर थे और अस्पताल में उनका इलाज चल रहा था। 2 बार उन्हें प्लाज्मा भी दिया गया था। 26 जनवरी को इसी साल उन्हें पुलिस मेडल से नवाजा भी गया था। स्पेशल सेल के इंस्पेक्टर थे, और जिस तरीके की खबरें मिल पा रही है वो ये भी है कि 2 बार प्लाज्मा थेरेपी दी गई, विदेश से इंजेक्शन भी मंगवाया गया था, लेकिन पिछले 15 दिनों से वेंटिलेटर पर थे और आखिरकार उन्होंने दम तोड़ दिया। 26 जनवरी को उन्हें पुलिस मेडल से नवाजा गया था। तो कोरोना के बीच आज से अनलॉक 2 की शुरुआत हो रही है, जो कि 31 जुलाई तक देश में लागू रहेगा। कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच जिंदगी को ट्रैक पर लाने की कोशिश की जा रही है। ऐसे में जुलाई के महीने में हिंदुस्तान में क्या कुछ रियायतें दी जाने वाली हैं, आइए समझते हैं इसी को। कोरोना वैश्विक महामारी के खिलाफ लड़ते लड़ते अब हम अनलॉक 2 में प्रवेश कर रहे हैं। प्रधानमंत्री की यह हिदायत लॉकडाउन 2 से ठीक 1 दिन पहले की है, जिसकी शुरुआत आज से हो चुकी है। जिंदगी को दोबारा ट्रैक पर लाने की कोशिश के बीच कोरोना का खतरा अभी टला नहीं है। ऐसे में मौसम और हालातों को देखते हुए अब और सावधानी बरतने की जरूरत है। हम उस मौसम में भी प्रवेश कर रहे हैं जहां सर्दी, जुकाम, खांसी, बुखार, ये सारे न जाने क्या क्या होता है, ये मामले बढ़ जाते हैं। ऐसे में मेरी आप सभी देशवासियों से प्रार्थना है कि ऐसे समय अपना ध्यान रखें। आज से शुरू लॉकडाउन 2 में जिंदगी कैसी होने वाली है उसे भी समझ लेते हैं। कल से लागू अनलॉक 2 1 जुलाई से 31 जुलाई तक लागू होगा। बच्चों, बुजुर्गों, गर्भवती महिलाओं के बाहर निकलने की मनाही, रात 10 बजे से सुबह 5 बजे तक नाइट कर्फ्यू, 31 जुलाई तक
कंटेनमेंट इलाकों में लॉकडाउन। अनलॉक 1 की तरह अनलॉक 2 में भी उन तमाम जगहों के खुलने पर बैन बरकरार है जहां भीड़ भाड़ जुट सकती है। लिहाजा इन जगहों को लेकर अनलॉक 2 के नियमों में भी कोई ढील नहीं दी गई है। आज से क्या क्या बंद रहेगा उसे भी समझ लेते हैं। स्कूल, कॉलेज, कोचिंग, इंटरनेशनल फ्लाइट, मेट्रो ट्रेन, सिनेमाघर, थिएटर, जिम, स्विमिंग पूल, बार, एंटरटेनमेंट हॉल, ऑडिटोरियम भी 31 जुलाई तक नहीं खुलेंगे। ज्यादातर राज्यों में बाजारों और दफ्तरों को शर्तों के साथ खोलने की छूट पहले ही दी जा चुकी है। अनलॉक के दूसरे दौर में मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग की शर्तों के साथ ये छूट जारी रहेगी, लेकिन भीड़ भाड़ जुटाने पर पाबंदी बरकरार है। लिहाजा सामाजिक राजनीतिक गतिविधियां बनी रहेंगी। सांस्कृतिक धार्मिक कार्यक्रम भी नहीं होंगे। खेलकूद और मनोरंजन के कार्यक्रमों पर भी बैन जारी रहेगा। इसके अलावा कंटेनमेंट जोन को लेकर सख्ती जारी रहेगी। अनलॉक 2 को लेकर जारी किए गए आदेश में राज्यों को नियमों में बदलाव के अधिकार भी दिए गए हैं। आदेश में कहा गया है कि स्थिति के अपने आकलन के आधार पर राज्य और केंद्र शासित प्रदेश कंटेनमेंट जोन के बाहर कुछ गतिविधियों को प्रतिबंधित कर सकते हैं या आवश्यक समझे जाने पर उन पर प्रतिबंध लगा सकते हैं। ऐसे में अनलॉक 2 को लेकर कुछ राज्य रियायत और सख्ती को लेकर हालातों के हिसाब से फैसला कर रहे हैं। हिमांशु मिश्रा के साथ जितेंद्र बहादुर सिंह, दिल्ली आज तक। कर्नाटक के बेल्लारी में कोरोना से जंग हार चुके लोगों के शवों के साथ बदसलूकी का वीडियो सामने आया है। स्वास्थ्य कर्मी शवों को दफनाने के वक्त उसे गड्ढे में फेंक रहे हैं। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। कांग्रेस और जेडीएस ने कर्नाटक सरकार को बुरी तरह से घेरा है। इस वीडियो को देखकर किसी का भी दिल दहल जाए। एक एक कर एम्बुलेंस से शवों को निकाला गया और बेदर्दी से गड्ढे में किसी कूड़े की तरह फेंक दिया गया। इस वीडियो को देखकर ऐसा लगा जैसे मानवता की खाल बेशर्मी से उतारकर फेंक दी गई हो। इंसान की सांसें थमी तो शवों के साथ जानवरों जैसा सुलूक हुआ। हमारे खोखले हो चुके सिस्टम की बेशर्मी का ये ताजा उदाहरण कर्नाटक के बेल्लारी का है। शव के साथ सरकारी कर्मचारियों का बर्ताव अमानवीयता की सारी हदें पार कर गया। वीडियो में पीपीई सूट पहने सरकारी कर्मचारी गड्ढे में शव डालते दिख रहे हैं। पास ही एक जेसीबी मशीन भी दिख रही है। अंदाजा लगाना मुश्किल नहीं कि इन शवों के लिए इसी जेसीबी से गड्ढा खोदा गया था। सोशल मीडिया में वीडियो वायरल हुआ तो हंगामा मच गया। कर्नाटक की बीजेपी सरकार पर लोग बरस पड़े। कांग्रेस और जेडीएस ने तीखा हमला किया। जेडीएस ने कहा कि सावधान हो जाइए, अगर खुदा न खास्ता आपका या आपके परिवार का कोई सदस्य कोविड-19 से मर जाता है तो कर्नाटक की बीजेपी सरकार इस तरह शव को अन्य शवों के साथ एक गड्ढे में फेंक देती है। कांग्रेस नेता डीके शिव कुमार ने भी येदियुरप्पा सरकार को घेरा। अपने ट्वीट में लिखा, बेल्लारी में कोरोना मरीजों के शवों को ऐसे अमानवीयता से गड्ढे में फेंका जाना विचलित करने वाला है। इससे पता चलता है कि सरकार कोरोना संकट को किस तरह संभाल रही है। मैं बीजेपी सरकार से अपील करता हूं कि वो इस पर संज्ञान ले। वीडियो पर मचे हंगामे के बाद बेल्लारी जिला प्रशासन की नींद टूटी। डीसी ने फौरी जांच में वीडियो को सही पाया। हालांकि प्रशासन की दलील है कि शवों को दफनाने के प्रोटोकॉल का पालन तो हुआ, लेकिन शवों के साथ जो बर्ताव हुआ वो गलत है। डीसी ने जांच के आदेश दिए हैं। ಹೌದಾ ಈ ತರ ಮಾಡೋರಿಗೆ ನಾವು ಕೇಳಿದಾಗ ನಾವು ಯಾವುದು ವಿಷಯ ತೆಗೆದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಅವರು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಡೀಟೇಲ್ ಆಗಿ ಎನ್ಕ್ವೈರಿ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಬಾಡಿ ಪ್ಯಾಕಿಂಗ್ ಏನೇನಿದೆ ಅದು ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಯಾವುದಿದೆ ನೋಡಿದ್ರು ಕೂಡ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಪ್ಯಾಕಿಂಗ್ ಎಲ್ಲ ಆಗಿದೆ. ಅದನ್ನ ಒಂದು ರೀತಿಯ ಮೋರ್ ಮಾನವೀಯ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಅದನ್ನ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಅದನ್ನ ಎನ್ಕ್ವೈರಿ ಮಾಡಬೇಕು. ನಮ್ಮ ವಿಡಿಯೋನ ಏನು वीडियो के सोशल मीडिया पर वायरल होने के साथ ही लोगों में गुस्सा भी भड़क गया। लोगों ने शवों का अनादर करने वाली इस घटना पर आक्रोश जताते हुए दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है। हर किसी के मन में एक ही सवाल है
कि आखिर मरने के बाद शवों के साथ ऐसी बदसलूकी कोई कैसे कर सकता है। बेल्लारी से नागार्जुन के साथ आज तक ब्यूरो। पटना में एक शादी समारोह में शामिल होने वाले 79 लोगों में कोरोना संक्रमण का सनसनीखेज मामला सामने आया है। दरअसल जिस शादी में ये सभी लोग शामिल हुए थे उसमें 2 दिन बाद ही दूल्हे की मौत हो गई। शक यही है कि दूल्हा संक्रमित था और उसी से बाकी लोगों को भी कोरोना हुआ। पंद्रह जून को पटना के पालीगंज में हुई इस शादी का ऐसा विस्फोटक अंजाम होगा, किसी ने नहीं सोचा था। शादी के दूसरे ही दिन यानी 17 जून को दूल्हे की मौत हो गई। शादी वाले घर में मातम पसर गया, लेकिन ये तो बस शुरुआत थी। खौफ की असली तस्वीर तब दिखी जब एक हफ्ते के अंदर इस शादी में शामिल होने वाले लोगों की तबीयत खराब होनी शुरू हुई। सबके कोरोना टेस्ट किए गए और मंगलवार तक आई रिपोर्ट में 79 लोगों में कोरोना संक्रमण की पुष्टि हो चुकी है। 24, 25, 26 को सैंपल लिया गया था, जिसमें टोटल 79 लोग पॉजिटिव निकले हैं, जिनको हम PSIC बिल्टा में भेज रहे हैं। हाँ। क्या ये लोग जो विगत जो यहाँ कोई शादी समारोह में जो पहले लोग संक्रमित हुआ था, क्या उसी से लोग रिलेटेड है? अधिकतर लोग उसी से संक्रमित हैं, उसी से संबंधित हैं। जो लोग अंबिका चौधरी जो हैं दीपाली के, उन्हीं से संबंधित लोग हैं मैक्सिमम। पालीगंज मोहल्ले में मौत का सन्नाटा है। लोग बाहर निकलने से डर रहे हैं। थोड़ी थोड़ी देर में आने वाली एम्बुलेंस की आवाज इस सन्नाटे को और भी भयानक बना देती है। मोहल्ले के तकरीबन हर परिवार का एक या एक से ज्यादा सदस्य कोरोना की चपेट में आ चुका है और इन सब का ताल्लुक 15 जून को हुई इस शादी से है। दूल्हा गुरुग्राम से पटना आया था। शादी के वक्त ही उसकी तबीयत खराब थी, लेकिन परिवार वालों ने कोरोना जांच नहीं करवाई। शादी के दूसरे दिन दूल्हे की तबीयत बिगड़ गई। उसे एम्स ले जाया गया, लेकिन अस्पताल पहुंचते पहुंचते उसकी मौत हो गई। लापरवाही यहीं पर खत्म नहीं हुई। स्वास्थ्य विभाग को खबर किए बगैर परिजनों ने उसका अंतिम संस्कार कर दिया, जिससे शव का कोरोना टेस्ट नहीं हो पाया। लड़की के पक्ष से कोई भी संक्रमित नहीं है, इसलिए पूरा अंदेशा इसी बात का है कि संक्रमण की शुरुआत दूल्हे से हुई और शादी समारोह के दौरान उससे मिलने जुलने वाले ज्यादातर लोग संक्रमित हो गए। पहले किसी को अंदेशा नहीं था, लेकिन जब दूल्हे की संदिग्ध हालत में मौत हो गई तब मोहल्ले के लोगों को कोरोना की दहशत का एहसास हुआ, लेकिन तब तक काफी देर हो चुकी थी। सब तो कह रहा सर कि कोरोना से हुआ है सर। वो तो आए थे बाहर से सर, गाड़ी से। घर पर यहाँ नहीं रहते सर, वो आए थे बाहर से। कहिया आए? फिर कैसे पता चला कि कोरोना के पॉजिटिव कैसे हुआ? कैसे थे सर कि तो सब लोग कह रहे हैं कि माने ऐसे ऐसे माने बुखार था, यह था, हुआ था, सर्दी था। अब सब हम क्या जानते हैं। इस मामले में हर स्तर पर लापरवाही ही लापरवाही दिखाई दे रही है। पहले सख्त निर्देशों के बावजूद शादी में 50 से ज्यादा लोग जमा हुए। दूसरा ये कि इतनी भीड़ भाड़ में भी किसी ने मास्क लगाने की परवाह नहीं की। तीसरा ये कि बाहर से आने वाले दूल्हे की तबीयत खराब होने पर भी उसके परिवार ने कोरोना की जांच नहीं करवाई। कोरोना पर इतनी सारी लापरवाहियों का मिला जुला अंजाम कितना भयानक हो सकता है, पालीगंज की यह घटना इसका जीता जागता सबूत है। पटना से रोहित कुमार सिंह के साथ आज तक ब्यूरो। और अब बात पतंजलि की। कोरोना की दवा बनाने का दावा करने वाली कंपनी ने अब यूटर्न ले लिया है। बाबा रामदेव ने जिस कोरोनिल से कोरोना का इलाज की बात कही थी, अब बालकृष्ण के मुताबिक वो सिर्फ एक इम्यूनिटी बूस्टर दवा है। कोरोना की दवाई कोरोनिल और स्वासारी को हम लॉन्च करने जा रहे हैं। कि हम नहीं कह रहे हैं कि हमने कोरोना की दवाई बनाई, हम कह रहे हैं कि जो दवाई बनाई थी वो क्लिनिकल ट्रायल में कोरोना के रोगी ठीक हो गए। जिस कोरोनिल के लॉन्च के साथ बाबा रामदेव ने कोरोना के इलाज का दावा किया था, आज वही पतंजलि कोरोना की दवा बनने के दावे से पलट गया। आचार्य बालकृष्ण ने साफ कहा कि पतंजलि ने कोरोना के इलाज करने वाली दवा का दावा किया ही नहीं। कोरोना की
पहली आयुर्वेदिक क्लिनिकली कंट्रोल ट्रायल बेस्ड एविडेंस रिसर्च बेस्ड मेडिसिन पतंजलि रिसर्च सेंटर और नीम्स के संयुक्त प्रयास से तैयार हो गई है। इसके लिए हम आप सभी साइंटिस्टों का बहुत बहुत अभिनंदन करते हैं। कि हम नहीं कह रहे हैं कि हमने कोरोना की दवाई बनाई, हम कह रहे हैं कि जो दवाई बनाई थी वो क्लिनिकल ट्रायल में कोरोना के रोगी ठीक हो गए। यही तो बात हम पूरे देश को बता रहे हैं। भाई ये पूरी स्पष्टता है कि ये दवाई खाई और ये बीमारी ठीक हो गई, पर दवाई के अंदर ऊपर लिखने के लिए कोई जरूरी नहीं है। अभी क्लिनिकल कंट्रोल अभी पूरा हुआ है और कहेंगे कि एक आध जगह और क्लिनिकल कंट्रोल ट्रायल करो, फिर कर लेंगे, फिर लिख देंगे। हालांकि बालकृष्ण ने क्लिनिकल कंट्रोल ट्रायल और कोरोना के मरीज ठीक होने की बात कही, लेकिन वो इसे अब तो इम्यूनिटी बूस्टर बता रहे हैं जिसका लाइसेंस लिया गया है, जबकि रामदेव ने साफ कहा था कि दवा से 100% इलाज हो रहा है। ये कहते हुए हमें फक्र है कि इसमें 100% रिकवरी रेट है विद इन 2 to 7 days और 0% डेथ रेट है। ये भी बहुत बड़ी बात है और ये दुनिया के लिए। हमने यही जो उन्होंने पूछा था जवाब दिया। भाई इम्यूनिटी बूस्टिंग के लिए आपने लाइसेंस लिया था, बिल्कुल लिया था। इम्यूनिटी बूस्टिंग का हमने लेवल में क्लेम कर रखा, बिल्कुल कर रखा है। बाकी तो कोई कहानी नहीं है। कोरोनिल की लॉन्चिंग के बाद से ही योग गुरु रामदेव और उनकी कंपनी पतंजलि सवालों के घेरे में है। आयुष मंत्रालय ने दवा को सिरे से नकार दिया और कहा कि उनसे कोरोना की दवा का कोई लाइसेंस नहीं लिया गया। कोरोनिल के विज्ञापन और बिक्री पर रोक लगा दी गई, जिसे लेकर पतंजलि को नोटिस भी जारी किया गया था, जिसके जवाब में अब पतंजलि ने मान लिया कि उसने कोरोना की कोई दवा नहीं बनाई, बल्कि जिस कोरोनिल की बात की जा रही है वो एक इम्यूनिटी बूस्टर दवा है। मुदित अग्रवाल, हरिद्वार, आज तक।